गुड इवनिंग क्लास 12th। ये आज हमारा नया लेसन है सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री वी हैव कंप्लीटेड, टेस्ट भी ले लिए, लगभग 16 टेस्ट हमने फिजिकल केमिस्ट्री पर लिए हैं और लगभग इतने ही आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो जाएंगे। देखिए सरफेस केमिस्ट्री क्या है, बहुत सिंपल चैप्टर है। आपने जिस लेवल के चैप्टर पढ़े हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके आगे तो इस चैप्टर का स्टैंडर्ड 10% भी नहीं है। सही है, तो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है? नाम देखिए, सरफेस केमिस्ट्री मतलब किसी भी टू मटेरियल के सरफेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो अटैचमेंट होता है, जिस तरह के फोर्स जनरेट होते हैं, रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उन सारे फोर्सेस की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सिंपल वर्ड ये है, टू डिफरेंट टाइप के केमिकल के सरफेस के बीच में क्या क्या होता है अटैचमेंट होने पर, उसको हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। टू टाइप के अटैचमेंट जनरली पॉसिबल होते हैं। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन और एक होता है आपका एडजॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन को ऐसे समझो आप, अगर आपके पास चौक का एक पीस है और आपने चौक को वाटर में डाला और वाटर में डालकर जस्ट फटाफट बाहर निकाल लिया, मतलब क्या करा आपने, चौक का पीस वाटर में डाला और डालते ही बाहर निकाल लिया, तो आपको क्या दिखेगा? चौक के अपर लेयर पर वाटर का लेयर ट्रैप हो जाएगी। चौक की जो अपर लेयर है उस पर क्या होगी? वाटर की लेयर फिल्म बन जाएगी वाटर की। लेकिन चौक क्या है? अंदर से सूखी है, ड्राई है। तो अगर कोई केमिकल किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। सही है, जैसे वाटर गिरा आपका स्टोन के ऊपर तो ये एडजॉर्प्शन है। क्यों? वाटर कहाँ अटैच होगा? ओनली अपर सरफेस पर। तो अपर सरफेस पर जो अटैचमेंट होता है किसी भी मटेरियल का, वो होता है एडजॉर्प्शन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अगर मैं चौक को वाटर से फिल कंटेनर में डाल दूं तो क्या होगा? जैसे ही आप चौक को वाटर से फिल्ड कंटेनर में डालोगे तो क्या होगा? आपका वाटर पहले अपर लेयर पर अटैच होगा, उसके बाद वाटर अंदर चला जाएगा। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है किसी भी मटेरियल का एक्यूमुलेशन आउटसाइड और इनसाइड पूरा कंप्लीट ट्रैप हो जाए। जैसे स्पंज को हमने वाटर में डाला, क्या होगा? वाटर बाहर भी रहेगा और अंदर भी एंटर कर जाएगा। सही है, तो अगर कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के बल्क तक चला जाए, बल्क का मतलब होता है एंटर कर जाए अंदर भी, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी ये फिनोमिना होती है सबसे पहले होता है एडजॉर्प्शन और उसके बाद होता है आपका एडजॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को जब आप डालोगे, जैसे आप चौक को वाटर में डालोगे तो वाटर क्या होगा? सबसे पहले चौक के सरफेस पर अटैच होगा, उसके बाद क्या होगा? वाटर चौक के अंदर एंटर करेगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी केमिकल का रिएक्शन करते हैं दूसरे केमिकल से, तो सबसे पहले एडजॉर्प्शन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। सही है, गॉट इट? देखते हैं। देखिए बेटा, चैप्टर का जो इनिशियल फेज है, मेन अगर इस पे ध्यान देना है, इसके टर्म्स पर, ये क्लियर हो गया तो आगे कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं सरफेस केमिस्ट्री में। कुछ टर्म्स हैं जैसे एडजॉर्बेंट, सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। तो पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपके पास चौक का एक पीस है और आपने चौक के पीस को वाटर में डाला और वाटर में डालते क्या करा आपने? उस चौक के पीस को निकाल लिया, मतलब चौक डाली और निकाल ली, तो वाटर का ट्रैप होगा इसके आउटर सरफेस पर। जिस सरफेस पर आपका दूसरा मटेरियल अटैच होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो यहां देखिए, चौक और वाटर में से एडजॉर्बेंट कौन है? चौक है। डेफिनेशन बना लेना, बुकिश तो आप जानते हैं, बुक में डेफिनेशन थोड़ी आगे पीछे लिखी होती है, तो बनाना ज्यादा बेटर है। तो एडजॉर्बेंट क्या बोलेंगे? अ मटेरियल ऑन विच अदर केमिकल अटैच ऑन सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। कौन अटैच हो रहा है?
वाटर अटैच हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्प्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट। जैसे मैंने बोला आपको, हमने पेन को डाला वाटर में, पेन को भी छोड़ दीजिए, हमने कोई स्टोन लिया, छोटा सा पीस स्टोन का, वाटर में डाल दिया और निकाल लिया बाहर, तो स्टोन के सरफेस पर क्या हुआ, वाटर अटैच हुआ। तो वाटर क्या है आपका, एडसॉर्बेंट, और स्टोन का पीस क्या है, एडसॉर्बेंट। क्लियर है, सिंपल है, तो ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए ये क्लियर है डेफिनेशन दोनों। आगे देखिए, एक टर्म है सॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछते हैं। सॉर्प्शन क्या है, जब भी एडसॉर्प्शन होता है तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है एडसॉर्प्शन, उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। पहले क्या होगा, केमिकल सरफेस पर जाकर एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद क्या होगा, वाटर या कोई भी केमिकल उसके बल्क में एंटर करेगा, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इन दोनों को एक साथ हम वर्ड बोलते हैं सॉर्प्शन, SORPTION। तो क्वेश्चन अगर आ जाए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में पूछते ही है, जैसे आपसे पूछा चौक को हमने वाटर में डाला, व्हाट हैपन, ऑप्शन 1 एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन 2 एडसॉर्प्शन, ऑप्शन 3 सॉर्प्शन, ऑप्शन 4 डिसॉर्प्शन। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं, चौक को वाटर में डाल दिया है, बल्क में चला जाएगा वाटर, तो क्या लिख के आते हैं, वो लिख कर आते हैं एब्जॉर्प्शन। रॉन्ग है, सही आंसर क्या है, सॉर्प्शन, SORPTION। एक टर्म होता है आपका डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या है, अगर हम चौक को सनलाइट में रख दें तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब जो वाटर आपका एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या हो जाएगा, वापस रिमूव हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट दोनों को वापस अलग कर दें तो इसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। क्लियर है, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट दोनों को अलग कर दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। देखिए एक चीज और सुन लीजिए, ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री से टोटली अलग है। मैं बार बार बोलता हूँ, हो सकता है बायो वालों को बड़ा मजा आए, क्योंकि बायो वालों के तो वो बायो में पूरी थ्योरी चलती है, ये भी थ्योरी है, पी ब्लॉक थियोरेटिकल, DNF ब्लॉक थियोरेटिकल, कोऑर्डिनेशन थियोरेटिकल, लाइन लगी हुई है थियोरेटिकल चैप्टर्स की। तो स्पेशली जो मैथ वाले हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल कुछ है नहीं, केमिकल क्वेश्चन कुछ है नहीं, सारी थ्योरी है, तो सुनना इंपॉर्टेंट है, सही है, और टाइम पे सुनना। तो ये सारे टर्म्स है आपके सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड। बढ़ते हैं बेटा आगे। देखिए बेटा, एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। मैं पीछे आता हूं कैमरे के, कि वहां से ज्यादा एक्सप्लेन अच्छा मिलेगा आपको। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन है चारकोल एडसॉर्ब गैसेज लाइक CO2, H2, NO2 एंड डिक्रीज द प्रेशर ऑफ गैसेज। जैसे आपको वैक्यूम क्रिएट करना है किसी कंटेनर में, और आपके कंटेनर में बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर फिल्ड है, तो आप क्या करिए, चारकोल प्लेस कर दीजिए। चारकोल क्या करेगा, इन सारी गैसेज को अपने सरफेस पर एडसॉर्ब कर लेगा, और एडसॉर्ब करने से क्या होगा, प्रेशर ऑफ कंटेनर विल बी डिक्रीज्ड। इसीलिए चारकोल का एक और यूज होता है, चारकोल पॉल्यूशन मास्क में काम आता है, मतलब जो हाई क्वालिटी के पॉल्यूशन मास्क होते हैं, वी यूज चारकोल। तो चारकोल क्या करता है, हाई क्वालिटी पॉल्यूशन मास्क में जो एयर आती है उसकी पॉल्यूटिंग गैसेस को एडसॉर्ब कर लेता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्हाई डू वी यूज चारकोल इन पॉल्यूशन मास्क, ये क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए, एनिमल चारकोल एडसॉर्ब कलर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। मजेदार है, आप जो शुगर ईट करते हैं, शुगर जो हम खाते हैं व्हाइट कलर की होती है, बट एक्चुअल में जो शुगर केन जूस होता है वो होता है आपका ग्रीन कलर का, एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन द ग्रीन कलर शुगर केन जूस कन्वर्ट इनटू अ ब्राउन कलर। तो अब आप होता क्या है, इस ब्राउन कलर के शुगर सॉल्यूशन में एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं उससे बने हुए चारकोल को डालते हैं, और वो चारकोल क्या करता है, उस सारे कलर को एडसॉर्ब कर लेता है। नाउ वी फिल्टर आउट द सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं एंड वी ऑब्टेन शुगर। तो कोई बोलता है कि मैं तो सर प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो यू थिंक 2 times बिफोर स्पीकिंग। थर्ड पॉइंट, सिलिका जेल और CaCl2 एडसॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। अगर आपको एयर से मॉइस्चर को एडसॉर्ब करना है
तो सिलिका जेल या CaCl2 हम यूज करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन है किसकी बेटा, आपके एड्जॉर्प्शन की। बोर्ड में कोई भी आ सकता है आपको। देखिए बेटा, आपसे पूछेंगे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस क्या है, और बोर्ड हमेशा 1 या 2 डिफरेंस पूछता है। तो सबसे मेन डिफरेंस, एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है, मतलब इंटरनली होती है। एड्जॉर्प्शन में मटेरियल का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन वो होता है सरफेस पर, जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बल्क में। ये रैपिड प्रोसेस है। जब भी हम किसी केमिकल्स को अटैच करते हैं तो सबसे रैपिड अटैचमेंट होता है सरफेस के ऊपर। क्यों होता है बताता हूँ। सरफेस पर होते हैं आपके अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने एक वो फिजिक्स में पढ़ा होगा टर्म सरफेस टेंशन वाला, ध्यान रखिए। अभी बताऊंगा, ये मैकेनिज्म बताऊंगा इसके बाद। तो सबसे जल्दी जो होता है सरफेस पर अटैचमेंट होता है, तो ये है आपका रैपिड फिनोमिना, और ये आपका थोड़ा स्लो या एक यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब ये रैपिड क्यों है वो भी बताता हूं मैं आपके मैकेनिज्म। देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है एड्जॉर्प्शन होता क्यों है। सही है भाई, क्यों होता है एड्जॉर्प्शन, क्या जरूरत है एड्जॉर्प्शन होने की। तो 2 टाइप की थ्योरीज है एड्जॉर्प्शन के पीछे कि एड्जॉर्प्शन होता क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट, जो आज तक पूछा गया, यही आता है हमेशा। ये रेजिडुअल फोर्स ऑफ थ्योरी को कोई नहीं पूछता, ये गए जमाने इन थ्योरीज के, बट दे रखा है, पढ़ लो, 2 लाइन की थ्योरी है। ये बोलती है थ्योरी रेजिडुअल फोर्स मैकेनिज्म कि सपोज ये चौक का पीस है आपका, और ये चौक के पीस के पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल जो बिल्कुल बीच में होते हैं चौक में, दे फील बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सरफेस टेंशन जैसा ही है बिल्कुल। तो जो पार्टिकल चौक के बल्क में होते हैं, दे फील बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट द पार्टिकल ऑफ chalk which are present on the surface, they feel unbalanced force of attraction, and due to the unbalanced force of attraction, the other material attach easily on the surface. इसको बोलते हैं रेजिडुअल फोर्स मैकेनिज्म। मतलब ये है सरफेस पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, दे फील unbalanced force of attraction downside, due to which these particle attach the other particle on the surface easily. ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपने पढ़ा हुआ है सरफेस टेंशन। यहां देखिए थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट, ये अगर आपको कुछ नहीं आता है थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट में, तो आपको सिंपल लिखना है बोर्ड एग्जाम में, एड्जॉर्प्शन अकर बिकॉज डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और एड्जॉर्प्शन होने के लिए डेल्टा G शुड बी नेगेटिव। पहले आपको थोड़ा 11th में लेके जाता हूं मैं। डेल्टा H क्या है, डेल्टा H को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब जब आपकी रिएक्शन होती है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तो एनर्जी रिलीज होगी, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक इंटरेक्शन। सही है। डेल्टा S क्या होती है, एंट्रोपी। अगर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं तो एंट्रोपी बिकम नेगेटिव, और बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो डेल्टा S बिकम पॉजिटिव। ये आप पढ़ के आ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ दोबारा। डेल्टा G होती है फ्री गिब्स एनर्जी। ये तो जानते हो, इलेक्ट्रो में पढ़ा हुआ है हमने। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए, आपकी डेल्टा G शुड बी नेगेटिव। अब ध्यान से समझो, ये आपका चौक का सरफेस है, ध्यान से सुनना बेटा। और चौक के सरफेस पर जैसे मैंने लिखा CaCO3, और CaCO3 का आपने रिएक्शन करा HCl के मॉलिक्यूल से, और वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस सरफेस पर जाकर अटैच हो रहा है। क्लियर। पहले मॉलिक्यूल क्या कर रहा था, रैंडम मोशन में था, बट जैसे ही HCl के मॉलिक्यूल ऑन द चौक सरफेस शो द अटैचमेंट बिटवीन देम, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, और बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से एनर्जी रिलीज आउटसाइड एंड डेल्टा H बिकम नेगेटिव। सही है। तो जब भी एड्जॉर्प्शन होगा, अटैचमेंट होगा 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बीच में, और इस अटैचमेंट की वजह से एनर्जी क्या होगी, बाहर रिलीज होगी, इसलिए डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव। पॉइंट नंबर 2, जब मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा
तो मॉलिक्यूल का जो रैंडम बिहेवियर है वो क्या हो गया, बिल्कुल जीरो। और जैसे ही मॉलिक्यूल अटैच होगा डेल्टा एस बिकम नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? अगर आपका मॉलिक्यूल रैंडम बिहेवियर शो नहीं करेगा तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखिए इन दोनों फैक्टर्स को, ये आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव है, आपके पास डेल्टा एस नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस में। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपके डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है इस पूरे फैक्टर से, अगर ये ज्यादा नेगेटिव है, मैं लिख रहा हूं यहां दिखेगा भी नहीं दिखेगा, मैं यहां लिख देता हूं। अगर ये आपकी वैल्यू मोर नेगेटिव है इस पूरे फैक्टर से, तो डेल्टा जी बिकम नेगेटिव एंड एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर ये वैल्यू कम नेगेटिव है इसकी ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू से, तो आपका डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव, और आपका एड्सॉर्प्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन डेल्टा एच बिकम नेगेटिव, डेल्टा एस बिकम नेगेटिव, they both adjust the value in such a manner where delta G become negative and adsorption is spontaneous. कंडीशन नंबर 2, अब ध्यान सुनिए, कौन सी कंडीशन में आपका एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, या हम बोले कौन सी कंडीशन में डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। समझो ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, आपके डेल्टा एच की वैल्यू, ये लार्जली नेगेटिव की वैल्यू, ये था P माइनस डेल्टा एस, अभी लिखा था हमने, डेल्टा एच की वैल्यू इसकी वैल्यू के इक्वल हो जाती है, और इक्वल होने पर आपका डेल्टा जी आता है जीरो। मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जितना आपका जो अटैचमेंट है, फर्दर अटैचमेंट मॉलिक्यूल का सरफेस पर, वो स्टॉप हो जाएगा। जितने मॉलिक्यूल अटैच होंगे उतने मॉलिक्यूल दोबारा क्या होंगे, डिटैच होंगे। तो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, माइनस डेल्टा एच और प्लस पी डेल्टा एस, बोथ द वैल्यू आर इक्वल एंड रिजल्टिंग डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। सही है? तो ये आपका है एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बेटा, 2 टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल देकर। जैसे ये मेरा हाथ है और मैंने पेन को रखा मेरे हैंड पर, सही है, ये भी एक तरह का एड्सॉर्प्शन, बट इस एड्सॉर्प्शन में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, तो ये फिजिकल है। दूसरा ये रिवर्सिबल है। क्लियर है? तो सिंपल टर्म ये है, जैसे हम बात करें चॉक को वाटर में डाला आपने वाटर में, क्या हम चॉक और वाटर को अलग कर सकते हैं? आंसर यस। कैसे? इवेपोरेट करके वाटर को। तो कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी ऐसा एड्सॉर्प्शन जिसमें कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है एंड डेट कैन बी रिवर्स्ड इजीली, वो होता है आपका फिजिकल। या दूसरा, कोई भी ऐसा एड्सॉर्प्शन जिसमें केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल रिएक्शन होती है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली, वो होता है आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन। 2 डिफरेंस तो यही है इंपॉर्टेंट आपके, तो समझिए। देखिए डिफरेंस नंबर 1, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, केवल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर ये पेन मेरे हाथ पर रखा हुआ है तो इसके और इसके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सबसे वीक नेचर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11 स्टेट्स ऑफ मैटर में। अगर नहीं पढ़ा है तो बता देता हूं मैं, किसी भी 2 मटेरियल के बीच जो मिनिमम वैल्यू का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के होता है, वो होता है आपका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां देखिए, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म, केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, रिवर्सिबल होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना इतना आसान नहीं होता है। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन O2 से हुआ और MgO बन गया, तो MgO से O को हटाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको O को हटाना है Mg से, सरफेस से, तो आपको केमिकल रिएक्शन ही करनी पड़ेगी। नंबर 3, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे चॉक को वाटर में डालोगे तब भी गीली हो जाएगी चॉक,
चॉक को ऑयल में डालोगे तब भी गीली हो जाएगी, चॉक को अगर आप पेट्रोल में डालोगे तो भी उसको गीला होना है। तो स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ कोई भी किसी के साथ अटैच हो सकता है। क्यों? बिकॉज केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, बट ये होता है हाईली हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब एक पर्टिकुलर केमिकल के साथ ही केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है। मतलब अगर आपको केमिकल रिएक्शन करनी है तो स्पेसिफिक रिएक्टेंट के साथ ही केमिकल रिएक्शन या अटैचमेंट होती है। नंबर 4, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज वेरी वेरी लेस। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आउटसाइड। इसकी एंथैल्पी क्या होती है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया एग्जाम में। इसकी एंथैल्पी क्या होती है? हाई, बिकॉज इन दिस कैटेगरी ऑफ एड्सॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म एंड एज द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज आउटसाइड। सही है? ये टेम्परेचर बढ़ाओगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। जैसे वाटर को आपने चॉक को वाटर में डाला और निकाला, अब चॉक को हीट करा तो क्या होगा? वाटर विल इवेपोरेट, तो एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यह टेम्परेचर प्रोपोर्शनल 1 फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। बट केमिकल में क्या होता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन को स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए इनिशियली टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है तो शुरू में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम। टेम्परेचर क्यों बढ़ाते हैं? ताकि आपके वो जो केमिकल जिसके बीच में अटैचमेंट होना है उन केमिकल्स की एक्टिवेशन एनर्जी मीट हो जाए या ऑब्टेन हो जाए। सही है? मल्टी मॉलिक्यूलर बॉन्ड तो बना नहीं है, कितना भी उठाइए। अब जैसे आप चॉक को वाटर में डालोगे तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 लग जाएगा। मतलब वाटर की फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर लग जाएगी। क्यों? बॉन्ड तो बना नहीं है, तो स्पेसिफिक नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आप चेयर पर बैठे और आपकी गोद में आकर आपका छोटा भाई बैठ जाए, उसके ऊपर कोई और आकर बैठ जाए, तो ये क्या है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। मतलब मल्टी लेयर है। बट केमिकल में क्या होता है? केमिकल में केमिकल बॉन्ड बनता है। तो जैसे ही आपका जो Mg है, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये मैग्नीशियम है, जैसे ही आप ऑक्सीजन गैस अटैच होगी उसके बाद नो स्पेस प्रेजेंट टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। तो और दूसरा O2 अब यहाँ केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन यूनिमॉलिक्यूलर या यूनिलेयर होता है। सही है? तो ये है आपके एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के डिफरेंसेस। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिऑप्शन। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फिजिकल एड्सॉर्प्शन की या फिजिऑप्शन की? शॉर्ट फॉर्म में नंबर 1 ये तो पता है, नॉन स्पेसिफिक है, ये अलग है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोपोर्शनल क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, बाकी सब इजी है, पढ़ा हुआ है। ये देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, ये तो पार्ट है, ये जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है अगर कोई गैस लिक्विड स्टेट में चेंज होती है तो जिस टेम्परेचर पर आपका गैस लिक्विड स्टेट में चेंज होगा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लास 11th में है और स्टेट्स ऑफ मैटर में है। आप बोलोगे सर हर चीज 11th में है, मैं बोलता हूँ हर चीज 11th में है। जिसने 11 ढंग से पढ़ ली उससे तो 12 बिल्कुल रिवीजन लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल लगती है 12th क्लास। और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं पुराने बैच के, लगती भी होगी नॉर्मल। देखिए अब जरा समझो, आपका टेम्परेचर है, इमेजिन करिए 1000, वहां तो दिखेगा मैं खाली, आपका टेम्परेचर सपोज करिए 1000 केल्विन है। मतलब आप अभी इस समय 1000 केल्विन पर प्रेजेंट है और आपके पास गैस है SO2 जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन और आपके पास है CH4 190 केल्विन। मुझे बताइए जब आप कूल होना शुरू करेंगे, जब आप कूलिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा? ये वाला या ये वाला? ऑफ कोर्स ये वाला आएगा। 1000 से जब आप डाउन चलोगे 900, 800, 700 तो पहले ये आएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ इन दोनों गैस में से
कौन सा गैस जल्दी लिक्विड में चेंज होगा, तो चेंज होगा SO2। और वो गैस जो इजीली लिक्विड में चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, बिकॉज उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये जेई कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, रिवर्सिबल होता है, पता है आपको, प्रेशर ऑफ गैस। अगर गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ गैस कम क्लोज टू दी सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट और इजीली क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस डिजोल्व इजीली, वाई भाई कोल्ड ड्रिंक में CO2 डिजोल्व क्यों जाती है आसानी से, बिकॉज CO2 गैस इज फिल्ड ऑन हाई प्रेशर। लास्ट, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल 1 टेम्परेचर। ये सारे जो फीचर है वो किसके, आपके फिजिकल एब्जॉर्प्शन के। सही है, तो ये लेक्चर देखिए ध्यान से। और इसमें स्पेशल ये बता रहा हूं, अगर लेक्चर देख लिया आपने तो हो सकता है आपको नोट्स वगैरह पढ़ने की, रिफ्रेशर करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि लेक्चर में बहुत सारा कुछ समझा दूंगा आपको, है ना। तो देखिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।